पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपने सबने इसको देखा होगा यूजीसी रेगुलेशंस, बट कुछ पॉइंट्स पे हम इसमें डिस्कस करना चाहेंगे। फर्स्टली आई प्रेजेंट माय प्रेजेंटेशन एंड उसके बाद हम लोग इसमें आप लोगों की जिसकी भी जो प्रॉब्लम्स होंगी उसको हम इंटरेक्ट करेंगे, शेयर करेंगे एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। UGC has given a guideline and accordingly university set the own format in 2000 regulation 2018 और हम 2010 की भी बात करेंगे, दोनों को कंपेयर भी करेंगे एंड बट जो हर एक चीज है यूजीसी गाइडलाइंस की, उसका इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज हर एक जो हम लोग एफडीपी कर रहे हैं, ज्वाइन किया है हम लोगों ने। एफडीपी भी एक कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का ही पार्ट है कि फॉर प्रमोशन ऑफ वन ग्रेड टू अनदर ग्रेड, वन लेवल टू अनदर एकेडमिक लेवल, वी हैव टू डू this faculty development program of 5 days as well as 1 week program. So a cash is a kind of ladder by which proportionate हम सभी को इसकी आवश्यकता होती है और इसमें हमें सबके लिए ये नेसेसरी है एंड फ्रॉम स्टार्टिंग असिस्टेंट प्रोफेसर या जिसको हम पहले लेक्चरर कहते थे, लेक्चरर से सीनियर स्केल में जाने के लिए, सीनियर स्केल से रीडर में, रीडर से एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन प्रोफेसर, और अगर कोई यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले हैं पार्टिसिपेंट तो फ्रॉम प्रोफेसर टू सीनियर प्रोफेसर। ये हमारे दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स बाय विच हम एक एक करके इसमें जाएंगे। तो फर्स्ट आई शेयर माय स्क्रीन एंड होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। आई शेयर द स्क्रीन, just a moment. So screen is visible to everybody? Yes, sir. Okay. So again, welcome all of you participants, spokespersons, as well as other members. So here in 1 week online faculty development program organized by Haldwani as well as Government College Bhatros Khan in collaboration with Faculty Development Center, HNB Garhwal University. Myself, Dr. Govind Pathak, and today's the topic of my presentation is Career Advancement Scheme. Basically, we have Assistant Professor, Level 11, AGP 7000, Assistant Professor, AG Level 12, 8000, जिसको हम पहले लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, रीडर भी कहते थे। लेक्चरर Level 10, 6000 AGP, and senior lecturer level 11 AGP 7000 and assistant professor reader जिसे हम कहते थे level 12 8000 grade पे, and associate professor 13A level आता है उसमें, and the AGP is 9000, and at in colleges also professor level 14 and 10,000 grade पे, and in universities one more UGC has started this senior professor, given senior professor to university teachers level 15 12,000 grade पे, and hopefully आने वाले टाइम में सीनियर प्रोफेसर भी हमारे महाविद्यालयों में, गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल एज अदर कॉलेजेस में भी ये आ जाएगा सीनियर प्रोफेसर ग्रेड पे 12,000. Now first I talk something about the direct recruitment. Direct recruitment is possible under these three categories in universities. In colleges, only the direct recruitment process is through assistant professor and by Lok Seva Ayog level 10 grade पे 6,000. केवल हमारे पास एक ही एंट्री लेवल होता है कॉलेजेस में, असिस्टेंट प्रोफेसर. मीन टाइम न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ रहे हैं
माननीय मंत्री जी ने भी घोषणा की है कि मे बी 25% ऑफ प्रिंसिपल हम भरेंगे पद डायरेक्ट प्रमोशन से, एज ए प्रिंसिपल भरेंगे। तो वो जब आता है तो उसके बारे में हम डिस्कस तब करेंगे। लेकिन फिलहाल इन गवर्नमेंट कॉलेजेस इन ऑल ओवर इंडिया हमारा एंट्री लेवल एक ही होता है, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 AGP 6000। नाउ फॉर सेकेंड एंट्री लेवल जो यूनिवर्सिटी में है, दैट इज एसोसिएट प्रोफेसर 13A लेवल होता है ग्रेड पे 9000। जो कॉलेजेस से भी जंप करके यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं या यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर कुछ कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत आते हैं, एंड कुछ हम डायरेक्टली अप्लाई करके भी एसोसिएट प्रोफेसर हम बन सकते हैं एट अ ग्रेड पे ऑफ 9000। एंड सिमिलरली प्रोफेसर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं एट अ लेवल 14 एंड ग्रेड पे 10,000। सो दीज आर सम लेवल्स जिसमें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स हमारा यूनिवर्सिटीज में हो जाता है। नाउ वी स्टार्ट विद कैरियर एडवांसमेंट स्कीम। इट मींस प्रोसीजर adopted by the university and colleges as per UGC regulation dated 30 June 2010 and its amendment means 2016 and UGC regulation 18। हम बेसिकली इससे पहले के जो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम्स थे उसके बारे में बात नहीं करके डायरेक्टली वी आर टॉकिंग इन अबाउट रेगुलेशन जून 2010 और उसके जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुआ 2016 में जो कैरियर एडवांसमेंट में, उसके बारे में बात करेंगे। एंड नाउ जो एट दिस टाइम यूजीसी रेगुलेशन 2018 जो रन हो रहा है। सो सबसे पहले हम 10 की बात करते हैं। तो बेस्ड ऑन टू थिंग्स, this is based on two things. One is the number of year of service, that is the very important aspect. Number of year of service depend on the promotion. Secondly, academic performance indicator, we have API, उसको हमें ध्यान में रखना है। So first, number of year of service designation and pay scale. Like we have assistant professor stage 1, इसका पे स्केल, ये पुराना वाला पे स्केल, मैं 2010 के रेगुलेशन से बात कर रहा हूं, तो पुराना वाला पे स्केल यहाँ पे लिखा हुआ है। दैट इज अगर स्टार्टिंग आपकी एंट्री लेवल में होती है तो एंट्री लेवल में हमारे पास ये AGP 6000 में असिस्टेंट प्रोफेसर हम बनते हैं। देन नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, अगर आपको 4 साल हो जाते हैं, यू हैव कंप्लीटेड योर सर्विस विद इन 4 years, इसमें एस्ट्रिक्स लगा के नीचे आई मेंशन दैट 4 year फॉर द टीचर हैविंग PhD एट एंट्री लेवल। अगर आप PhD हैं तो 4 लेवल में आप स्टेज 2 में चले जाएंगे। स्टेज 1 टू स्टेज 2 मीन सीनियर लेक्चरर एट द AGP ऑफ 7000 में आप पहुंच जाएंगे। बट इफ यू आर MPhil टीचर्स, 5 year फॉर टीचर हैविंग MPhil, 5 years आपको होंगे, तब आपका स्टेज 1 से स्टेज 2 में आप जाएंगे। एंड इफ यू आर teachers having PG and NET at the entry level, then 6 years आपको स्टेज 1 में रहना पड़ेगा। मींस अगर आप PhD हैं, इसको टेबल में मैंने PhD के अकॉर्डिंग लिखा है कि 4 years में आप स्टेज 2 मींस AGP 7000 में पहुंच जाएंगे। एंड आफ्टर 5 year of completion of your service, you will get AGP 8000, and then after 3 years you will get 9000, and again associate professor, and again in सर्विस में एसोसिएट प्रोफेसर में जिस समय आपको 3 साल हो जाएंगे, यू विल गेट अ प्रोफेसर। अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफाई करते हैं तो AGP 10,000 में आप आ जाएंगे। और जो PG और नेट है एट एंट्री लेवल में, उनको 2 साल डिले हो जाएगा उनमें। तो दीज आर सम रेगुलेशन। इससे पहले 2010 में फीडर कैडर वगैरह का लाभ कई लोगों को मिला था। जो 2010 से पहले 98 या पहले के अपॉइंटमेंट्स थे, उनको फीडर कैडर का लाभ मिलते हुए उनको ड्यू ड्यूरेशन में, अगर इन सर्विस जिसने PhD की थी, उनको ड्यू टाइम में, ड्यू डेट में एसोसिएट प्रोफेसर दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे जो मतलब अकॉर्डिंग टू 2010 रेगुलेशन और इसके बाद किसी को ये नहीं दिया गया है फीडर कैडर का लाभ। एंड यू आर गेटिंग 4 year, 5 year, 6 year from stage 1 to stage 2. Then the main performance based indicators are this: category 1, 2 and category 3. Category 1 is teaching, learning and evaluation related activities. Category 2 is co-curricular extension, professional development
and related activities, and third one is research and academic contribution. These are three categories जिसमें हमें marks score करने होते थे, and this is for different criteria for university and colleges teachers. So mostly our participant is from colleges, so I mentions the college teachers API perform API marks. So here I mentions the academic performance indicator regarding to college level teachers. So here from stage 1 to 2 category 1, जो हमने category 1 दिखाई थी जिसमें teaching learning and evaluation related activities थी, उसमें you are getting 75 marks per year. Similarly stage 2 to 3, इसको अगर हम वन बाय वन कंसिडर करें फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2 मींस फ्रॉम एकेडमिक लेवल 6000 टू एकेडमिक लेवल 7000, इन कैटेगरी 1 we required need 75 marks per year. Second category we required 15 marks, and overall we required 100 marks per year, means 75 and 50 is 90, means 10 marks more you need, और वो इन दोनों में से किसी भी एक कैटेगरी में आप ज्यादा लेके स्कोर कर सकते हैं. दिस इज अ मिनिमम marks for category 1 plus 2. And third category we need 5 per year and 20 per assessment period. Assessment period means आपको स्टेज 1 से 2 में आने में, जैसे अगर आपको 4 years का टाइम लगता है तो उस 4 years में आपको 20 numbers आपको रिक्वायर्ड है, नीड है. एंड जिसको जो एमफिल है उसको 5 ईयर में ये 20 मार्क्स स्कोर करने हैं, और जिसको जो पीजी एंड नेट है एट एंट्री लेवल में उसको 6 इयर्स में ये 20 नंबर स्कोर करने हैं. एंड इनका सिलेक्शन जो होता है वो स्क्रीनिंग कमेटी से होता है. स्क्रीनिंग कमेटी वेरीफाई द एपीआई एंड द टीचर got promotion from stage 1 to stage 2. ये 2010 रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं. स्टेज 2 एंड 3 में 75% पर ईयर, ये भी पर ईयर मींस आपको 75 स्कोर करना है. 15 पहली 1 और 2 कैटेगरी ऑलमोस्ट सभी स्टेजेस में सेम है. यू नीड 100 मार्क्स पर ईयर. नाउ इन कैटेगरी 3 जो बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड कैटेगरी 3 थी 2010 रेगुलेशन में, उसमें आपको स्टेज 1 से 2 में 5 मार्क्स पर ईयर आपको लेने थे, एंड स्टेज 2 to 3 में यू रिक्वायर 10 मार्क्स पर ईयर एंड टोटल 50 मार्क्स असेसमेंट पीरियड में. सिमिलरली स्टेज 3 to 4 आपको 15 पर ईयर and 45 marks in assessment period, and stage 4 to 5 in professor you required 20 marks per year, means 60 assessment period. And stage 1 से 3 तक means lecturer senior lecturer तक only screening committee verify the API and आपको promotion मिल जाता है. But stage 3 to 4 means from रीडर टू हमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हमारे पास ये स्कोर मार्क्स 100 होने चाहिए कैटेगरी 1 एंड 2 में. थर्ड कैटेगरी में 45 पर असेसमेंट पीरियड 3 इयर्स के ड्यूरेशन में वी नीड 45 मार्क्स. एंड हियर हमारे पास इसमें स्क्रीनिंग कमेटी की बजाय सिलेक्शन कमेटी आ जाती है. मींस आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट होगा, और उसमें इंटरव्यू का क्राइटेरिया ऐसा है कि मिनिमम यू रिक्वायर्ड 50 मार्क्स from 100 out of 100. So 20% marks is devoted to your research work, 60% your knowledge and 20% इंटरव्यू. ये मिला के आपको 100 मार्क्स में से इंटरव्यू में पूछा जाता है. सिमिलरली अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर से स्टेज 5 में प्रोफेसर के उसमें जाते हैं तो कैटेगरी 1 और 2 साइमल्टेनियसली 100 नंबर चाहिए हैं, ये सेम चल रहा है. बट इन कैटेगरी 3 यू हैव रिक्वायर्ड 20 marks per year, total overall 60 marks, and you have to go through
थ्रू सिलेक्शन कमेटी आपका इंटरव्यू होगा और उसमें 30% रिसर्च होगा, 50% नॉलेज के लिए एंड 20% इंटरव्यू होता है। मिनिमम स्कोरिंग इंटरव्यू में है 50 मार्क्स। तो दिस इज द एपीआई टेबल। एंड इसके अलावा कुछ जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिगार्डिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट मींस स्टेज 1 to 2। आप स्टेज 1 से 2 में जब जाते हैं तो यू रिक्वायर्ड आपको ये करना होता है एक ओरिएंटेशन मींस 6000 से 7000 जाने में, उस दौरान, उस पीरियड के दौरान आपको एक ओरिएंटेशन प्लस एक रिफ्रेशर करना होता है कंपलसरी, या तो रिफ्रेशर या रिसर्च मेथडोलॉजी कोर्स ऑफ 2 और 3 वीक्स। अभी मैं 2010 के रेगुलेशन के बारे में बता रहा हूं, फिर मैं थोड़ा सा चेंजेस बताऊंगा आपको एंड देन हम 2018 के उसमें आएंगे। So यहाँ पे we have one orientation, one refresher course और 2 और 3 weeks का उस दौरान आपको orientation 27 days का होता था एंड refresher course वगैरह 21 days का होता था, लेकिन बाद में वो 2 और 3 weeks का refresher course लिखा है। सिमिलरली आपको जो स्टेज 2 से 3 में हम जाते हैं तो स्टेज 2 से 3 में आपको एक रिफ्रेशर कोर्स करना होता है 2 और 3 वीक्स, एक रिफ्रेशर कोर्स या मेथडोलॉजी वर्कशॉप या टीचिंग लर्निंग एवल्यूएशन प्रोग्राम, अदरवाइज एफडीपी, कोई भी 2 से 3 वीक्स का आप एक कोर्स कर सकते हैं। स्टेज 3 to 4 में यू हैव टू डू अगेन वन रिफ्रेशर कोर्स फ्रॉम एंड मेथडोलॉजी वर्कशॉप एंड यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है मिनिमम ऑफ एफडीपी ऑफ मिनिमम वन वीक मींस 1 वीक का तो मिनिमम आपको एसोसिएट के लिए करना है वर्कशॉप। 1 वीक से अलावा अगर आप रिफ्रेशर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, मींस वो ज्यादा दिन का ही होगा, 1 वीक से ज्यादा ही होगा, 10 डेज या 20 डेज का होता है। एंड इसके अलावा अगर आप ओनली एमएससी नेट है तो एसोसिएट के लिए आपको 3 पब्लिकेशन चाहिए। इफ यू आर एमएससी पीजी, एमएससी, एमए, एमकॉम, पीजी एंड नेट और एंट्री लेवल में आपका ये था तो आपको 3 पब्लिकेशन चाहिए थे एंटायर पीरियड में, जब से आप जॉब में आए हैं, जब से आप जॉब में और एज असिस्टेंट प्रोफेसर आए हैं जब से। एंड 2 अगर आप एमफिल होल्डर हैं तो आपको 2 करने हैं, और अगर आप पीएचडी है आपके एंट्री लेवल में तो आपको 1 पेपर 1 पब्लिकेशन आपका होना है। पब्लिकेशन होना है, पब्लिकेशन में भी सर या सर मोस्टली जो पार्टिसिपेंट हैं वो मोस्टली 2018 के रेगुलेशन को ही फॉलो करेंगे। ओके, तो सर हम 2010 का 2016 का ना बता के 2018 का बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे कंफ्यूजन हो जाएगा सर उनको जो है। ओके मोस्टली सर इम्फेसिस हमें 2018 पे ही करना चाहिए सर। 18 से ओके। हाँ सर, 2010 2016 का तो कोई औचित्य रहा ही नहीं सर। Sorry sir, to intervene in between here, Dr. Ajit Singh sir, sorry very much, but there are some participants who are from previous batch also, so kindly please allow sir to continue please. Sir, we have got some respondents who are from back also. मैं जल्दी से इसको इसलिए थोड़ा सा मैं कवर करना चाह रहा हूं क्योंकि अभी मैं जब 18 में आऊंगा तो उसमें भी अभी आज तक हम विंडो पीरियड की बात करेंगे, उसमें 18 में भी तो कई लोग इसको ऑप्शन जो भरेंगे वो 2010 से भी भरेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा 10 के बारे में फोकस करना चाह रहा था। लेकिन हाँ, क्विकली मैं अभी इसको आगे जंप करके 18 में हम ज्यादा एम्फेसिस करेंगे और ज्यादा डिस्कस करते हैं। थैंक यू डॉक्टर अजीत, है मैं उसी में आ रहा हूँ अभी। So I continue from professor stage 4 and 5, जिसका अगर स्टेज 4 and 5 है तो recommended by selection committee and we have 5 publications during stage 3 to stage 4 means associate से प्रोफेसर बनने के लिए आपको 5 पब्लिकेशंस चाहिए। 5 पब्लिकेशंस मींस पब्लिकेशंस है, यहाँ पे रिसर्च पब्लिकेशंस की बात नहीं कही है। तो अगर आपके बुक्स हैं, चैप्टर्स हैं एंड एज वेल एज रिसर्च पेपर हैं तो स्टेज 3 to 4 मींस जब आप रीडर आपको 8000 मिल गया था, 8000 से आप प्रोफेसर तक का जब आपका ड्यू है तो उस पीरियड में आपके 5 पब्लिकेशंस होने चाहिए। तो ये 2010 की रिक्वायरमेंट्स थी।
अब मैं कैटेगरी 1-2 में नहीं जाते हुए, क्योंकि कैटेगरी 1 जो है वो टीचिंग लर्निंग एवेल्यूएशन है। हम जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस से या यूनिवर्सिटीज से जुड़े हुए हैं, एफिलिएटेड हैं, तो वी नो कि हमारा मेन जो वर्क होता है दैट इज टीचिंग एंड लर्निंग, और उसके एवेल्यूएशन रिलेटेड एक्टिविटीज में वी आर गेटिंग द स्कोर एज वेल एज एपीआई इन कैटेगरी 2, जिसमें हम कंट्रीब्यूशन करते हैं लाइक अदर करिकुलर एक्टिविटीज, कल्चरल में, स्पोर्ट्स में, एनएसएस, एनसीसी, एंड पार्टिसिपेट इन वेरियस कमेटीज, तो वो सभी का हमारा होता है। एंड कैटेगरी 3 में भी वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस एंड डिफरेंट पॉइंट्स विच जो हम इसको कवर करते हैं। जैसे इसको कैटेगरी 3 में थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा आपको, कैटेगरी 3 में जो रिसर्च पेपर पब्लिश की बात आती है, अगर रेफरेड जर्नल है तो 15 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, एंड अगर नॉन रेफरेड है तो 10 नंबर, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है 10 नंबर। बट इन केस ऑफ 2010 रेगुलेशन में 60% ऑफ पॉइंट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द फर्स्ट एंड द करस्पॉन्डिंग ऑथर, एंड रिमेनिंग 40% टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द रिमेनिंग ऑथर। मींस अगर आपके पेपर में अगर आप सिंगल ऑथर हो, आप अगर सिंगल ऑथर हो किसी पेपर में, तो आपको 15 नंबर मिलते हैं अगर रेफरेड जर्नल में है। बट अगर उसमें 2 ऑथर हैं, अगर 2 ऑथर हैं तो 60% मिलेगा, 15 का 60% आपको नंबर मिलेंगे, और दोनों ऑथर को बराबर नंबर मिलते हैं। एंड रिमेनिंग अगर 3-4 ऑथर हैं तो फर्स्ट ऑथर को 60 मिलेगा एंड रिमेनिंग को 40 मिलेगा। तो कई बार जब हम पेपर पब्लिश करते हैं तो हम उसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट नेम आपने फर्स्ट ऑथर का हो गया एंड सेकंड ऑथर को आपने करस्पॉन्डिंग ऑथर बना दिया, जिससे कि दोनों को बराबर पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये रिसर्च पेपर का रिसर्च पब्लिकेशन के पॉइंट्स थे जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। एंड दीज आर द एपीआईज, एंड इनवाइटेड लेक्चर में कितने पॉइंट्स हैं आपके, एंड ये है। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसमें कि परफॉर्मा बेस्ड पीबैस हम भरते थे, परफॉर्मा बेस्ड अप्रेशियल सिस्टम, एंड सबमिटेड एनुअली to the IQAC along with supporting documents, and teachers eligible for promotion have to apply for promotion and apply for 3 months prior to the date of promotion। 3 month पहले से हम भर देते हैं इसको कॉलेज में जिसका प्रमोशन ड्यू हो रहा है। बट some other places like in other राजस्थान, मध्य प्रदेश and in other states, हर जगह गवर्नमेंट के या यूनिवर्सिटीज के प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि वहां पे दे आर कॉलिंग द लेटर, दे आर कॉलिंग कि कितने लोग इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं वो अप्लाई करें। तो एक चैनल के थ्रू वो अप्लाई करते हैं, वो लेटर वहां से निर्देशालय या डायरेक्टरेट या हायर इंस्टीट्यूशन से वो एक लेटर सर्कुलेट होता है कि दोज फैकल्टीज दोज आर एलिजिबल दे कैन अप्लाई। तो अलग अलग जगह का प्रोसेस है। अदरवाइज यूजीसी रेगुलेशन में कहा है कि 3 मंथ प्रायर आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन उस समय ये आ गई थी कि टीचर्स का जो प्रमोशन था, अगर वो रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन अगर उन्हें 31 दिसंबर 18 तक जिसने कंप्लीट नहीं किया है, सॉरी, तो वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं और उनसे ड्यू डेट में कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। मींस आपको ड्यू डेट में प्रमोशन मिल जाएगा। इसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ 16 में बस एक चेंज इसमें आया जो 11 जुलाई में आया। मींस पॉइंट्स में थोड़ा सा पॉइंट्स में चेंज आया, दूसरे नंबर एंड पॉइंट्स के अलावा आपका जो चेंज बेसिकली जो चेंज आया वो ये आया कि 10 में हम कैटेगरी 1 और 2 को साइमल्टेनियसली मिला के हम मार्क्स ले रहे थे, एंड कैटेगरी 3 इंडिपेंडेंट थी। लेकिन रिसर्च वर्क देखते हुए कि कॉलेजेस में या वेरियस इंस्टीट्यूशन में जहां रिसर्च वर्क कम होता है, टीचिंग लर्निंग को ज्यादा एम्फेसिस दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है, उस कंडीशन के लिए यहाँ पे क्या किया गया कि सेकंड और थर्ड कैटेगरी को मिला दिया गया। सेकंड कैटेगरी में जो अदर एक्टिविटीज थी, एनएसएस, एनसीसी, डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पोरेट लाइफ, मैनेजमेंट इन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको मिलाते हुए अब 50, 70 और 20 नंबर और 90 असेसमेंट पीरियड में कर दिया गया। तो ये एक मेजर चेंज आया 2016 अमेंडमेंट में।
केवल मतलब कैटेगरी 1-2 को कंबाइन ना करके कैटेगरी सेकंड और थर्ड को कंबाइन करके एक नया रेगुलेशन नोटिफिकेशन जारी हुआ। एंड बाकी सेम प्रोसेस में इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स हमारे कुछ चेंज हुए, डिफरेंट स्टेजेस में पॉइंट्स चेंज हुए। बाकी और जो एलिजिबिलिटी थी वो सेम रही, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आए। 16 में केवल इतने ही चेंजेस आए। अब हम बात करते हैं नाउ जिसमें मुझे लगता है मैक्सिमम पार्टिसिपेंट इस रेगुलेशन में आएंगे और आगे आने वाले हैं, क्योंकि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम हमारे नोटिफाई हो गया था 18 जुलाई 2018 में यूजीसी रेगुलेशन, और हर एक गवर्नमेंट, चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, राजस्थान गवर्नमेंट हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो, उत्तराखंड गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, सब ने इसको अपने उसमें नोटिफिकेशन को ले लिया है। इसमें जो मेजर चेंजेस आए वो मेजर चेंजेस आए कि पीएचडी इज अ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर इन कॉलेजेस। मींस अब एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी आपको पीएचडी मस्ट है। एंड आल्सो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भी बात कही है यूजीसी रेगुलेशन में कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी विद इफेक्ट ऑफ 1 जुलाई 2021। 21 के बाद जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे उसमें पीएचडी इज मस्ट। एंड एमफिल एंड पीएचडी इंक्रीमेंट्स भी कहीं कहीं दिए जा रहे हैं एज पर यूजीसी नोटिफिकेशन, बट कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने उसको ऑप्ट किया है, कुछ ने ऑप्ट नहीं किया हुआ है। जो पीएचडी इंक्रीमेंट या एमफिल में एट अ टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट की बात की गई है यूजीसी रेगुलेशन में। इसमें क्लॉज 6.3 में सीधे सीधे ये लिखा हुआ है, न्यू कैश सिस्टम टू बी इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दीज रेगुलेशन। 18 जुलाई 18 से जो ये रेगुलेशन लागू हो चुके हैं, फैकल्टी मेंबर हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड और आर लाइकली टू क्वालिफाई शॉर्टली हैव बीन गिवन 3 year अप टू असेसमेंट ईयर 2021 टू हैव एन ऑप्शन टू गो फॉर सीएस as per the new regulation or the old regulation। जो ये एक विंडो पीरियड दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी रेगुलेशन को जब वो लागू होता है तो उसमें टाइम लगता है उसको समझने में, उसमें वर्क करने में। तो एक ये 3 years का विंडो पीरियड दिया है। मींस अभी तक जिसका ड्यू है, अगर ये जुलाई 18 में आया है, जुलाई 21 के बाद से, जुलाई 2021 के बाद से तो हम पूरी तरह से न्यू रेगुलेशन 18 में जाएंगे। बट इस दौरान सपोज आपका आज ड्यू है, इससे पहले ड्यू है, या जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उसके लिए आपको चॉइस है। यू विल ऑप्ट आइदर न्यू रेगुलेशन, तो इस वजह से मैं आपको ये थोड़ा सा पीछे का बता रहा था कि दोज पार्टिसिपेंट जिनका अभी ऑप्शन है कि वो पुराने से भी भर सकते हैं, क्योंकि ये एक विंडो पीरियड दिया हुआ है, ये जुलाई 21 तक चलेगा। 21 के बाद तो फिर कोई चांस नहीं है कि पुराने से आपका होगा। फिर सब कुछ जो एलिजिबिलिटी है, जो आपकी जो भी वर्क एपीआई है, वो 18 रेगुलेशन के अनुसार चलेगा। एंड इसमें ये कंडीशन पहले ही दे दी गई थी कि ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्सेज 31 दिसंबर तक जिसने अगर कंप्लीट नहीं किया है, कंप्लीट कर लें, उनको ड्यू डेट से मिल जाएगा 18 तक। ये एक जीओ भी हो गया था और यूजीसी रेगुलेशन में कहा गया था। नाउ अब हम जो आते हैं, अगर यूनिवर्सिटीज टीचर्स हैं कुछ इसमें, तो वो देख सकते हैं कि एजीपी जो हमारा ये दिया हुआ था पेंडिंग केस के लिए, हम पेंडिंग केस की बात कर रहे हैं। ये हमने ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं पेंडिंग केस, जिसमें हमने ये बात कर ली थी कि कितना स्कोर चाहिए। ये यूजीसी 2010 रेगुलेशन के हिसाब से है। कैटेगरी 3 मैंने मेंशन किया है, कैटेगरी 1-2 इसलिए मेंशन नहीं किया कि 10 रेगुलेशन में कैटेगरी 1-2 के कंबाइंड मार्क्स थे, बट in 2016 regulation we have category 2 and 3 combined marks थे। तो according to choice वो pending cases उससे solve हो जाएंगे। एंड इसमें एक नई चीज और डाली है यूजीसी रेगुलेशन 2018 में, यहां से आपके लिए, कि द कैंडिडेट हु डज नॉट सक्सीड इन द फर्स्ट असेसमेंट ही सी शैल हैव टू बी रीअसेस्ड ओनली आफ्टर 1 year। अगर कैंडिडेट सक्सेस नहीं होता है, आपने अप्लाई किया और अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं,
अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो 1 साल आपका डिले हो जाएगा। When such a candidate succeed in the eventual assessment, उसके बाद आप अगले नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे तो आपको ड्यू डेट से नहीं मिलेगा, आपको रिजेक्शन डेट के 1 साल बाद मिलेगा। His her promotion shall be deemed to be 1 year from the date of rejection. आपका रिजेक्शन के 1 साल बाद मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि जब भी इसको एपीआई आप भरिए तो उसको सोच समझ के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाकर एनक्लोज करके आप उसको भरिए, एक दो बार पढ़ के भरिए और उसको कंटिन्यू भरिए। एंड सेकंड थिंग इज all short term and long duration capacity building program for teacher faculty ranging from 1 week to 1 month, as well as seminar workshop in different pedagogy and discipline specific area being conducted under center under the PMMNMTT scheme shall be taken into consideration for fulfillment of the requirement as laid down in career advancement scheme. Means जितने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सेमिनार वर्कशॉप्स जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं अंडर पंडित मदन मोहन मालवीय, जो ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, ये डे फर्स्ट आपको इनॉग्रल में हमारे जो कोलैबोरेशन से जिनसे हम ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डॉक्टर इंदु पांडे खंडूरी मैम ने डे ये पूरा रिकॉग्नाइज्ड है कैरियर एडवांसमेंट में, इसकी अंडर द PMMNMTT होंगे या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय से जुड़े हुए सेंटर होंगे, कोलैबोरेशन से जितने FDP हम कराएंगे उन्हीं के आपको मार्क्स मिलने हैं। ये बात आप दो चीजें ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय असेसमेंट अपना पूरा अच्छी तरह चेक कीजिए, तभी आप फॉर्म फिल कीजिए। Now we have different criteria. Number one, number of year of service. यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया हमारा चल रहा है 2018 रेगुलेशन में। असिस्टेंट प्रोफेसर एंट्री लेवल में है कॉलेजेस में, स्टेज 1 10 एकेडमिक लेवल है, 4 साल की सर्विस। अगर आप PhD हैं तो 4 ईयर की सर्विस में स्टेज 2 में आप सीनियर स्केल में आ जाएंगे। फिर अगेन 5 ईयर की सर्विस में आप सिलेक्शन स्केल में आ जाएंगे स्टेज 3 में। देन आफ्टर 3 ईयर ऑफ कंटिन्यूइंग सर्विस, इन सर्विस आप रहेंगे तो एसोसिएट प्रोफेसर में वो 13A में आ जाएंगे एंड प्रोफेसर आप 14 में। मींस अगेन 3 इयर्स के आप जर्नी के बाद आप आपकी वर्क परफॉर्मेंस और उसमें देखते हुए आप स्टेज 5 में मींस एकेडमिक लेवल 14 में प्रोफेसर में आप आ जाएंगे। नाउ इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, इसमें एनुअल असेसमेंट जो है वो मेथड काफी चेंज हुआ है। स्टेज 1 2 स्टेज 2 जिसको हम कहते थे, अब वो एकेडमिक लेवल 10 टू एकेडमिक लेवल 11 हो चुका है। एंड यू आर गेटिंग, अगर आपको इन 4 साल में अगर आप PhD हैं या 4 साल में अगर आपको सेटिस्फैक्टरी या गुड ग्रेड मिलता है इन एटलीस्ट 3 4 5 आउट ऑफ 4 5 6 प्रीसीडिंग ईयर, आप 4 साल का फॉर्म भरते हैं, अगर उसमें 3 साल आपका सेटिस्फैक्टरी और गुड ग्रेड मिलता है तो आप इलिजिबल हो जाते हैं अगले स्टेज 1 से स्टेज 2 के लिए, एकेडमिक लेवल 10 से एकेडमिक लेवल 11 से। मींस अगर आपका 4 इयर्स आप करते हैं, इसी टाइप से एकेडमिक लेवल 11 टू 12 में अगर 5 इयर्स आपकी ड्यूरेशन होनी चाहिए, सीनियर लेक्चरर से रीडर की जब हम बात करते हैं, विद इन 5 ईयर में से अगर 4 ईयर भी आपकी सेटिस्फैक्टरी और गुड ग्रेड आता है तो आप इलिजिबल माने जाएंगे। Similarly, reader to associate professor, academic level 12 to 13A, अगर if you are getting satisfactory good, तो at least 2 out of 3 preceding year, 2 years में आपको satisfactory good grade होना चाहिए। Similarly, associate to professor. But you must remember that PhD is an essential requirement for promotion for post of associate as well as professor. जो हमारा annual assessment report है, इसमें
अपेंडिक्स 2 में टेबल 1 और टेबल 2 है। कॉलेजेस के लिए ये काफी इजी कर दिया गया है। कॉलेजेस में क्योंकि टीचिंग और लर्निंग मेथड ज्यादा होते हैं एंड एज वेल एज रिसर्च वर्क थोड़ा कम होता है, तो इस वजह से इसको टीचिंग पे ज्यादा एम्फेसिस करते हुए यूजीसी 2018 रेगुलेशन बनाया गया है। एंड फर्स्ट आपका जो टीचिंग वाला है, क्लासेस टॉट इंक्लूडेड सेशन, नंबर ऑफ क्लासेस टॉट अपॉन टोटल क्लासेस असाइन इनटू 100। जो कैटेगरी 1 है इसमें वो टीचिंग से रिलेटेड है, और टीचिंग में अगर आपका स्कोर 80% से अबव होता है या इक्वल होता है तो गुड ग्रेड आपको मिलता है। 70 से 80% सेटिस्फैक्ट्री, लेस देन 70 अनसेटिस्फैक्ट्री। एंड सिमिलरली आपको जो सेकंड कैटेगरी है वो इन्वॉल्वमेंट इन द कॉलेज स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटी। आपको कॉलेज स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटी में आपको पार्टिसिपेट करना है। कॉलेज स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटी कौन कौन सी हो गई? लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप हेड हैं, डिपार्टमेंटल हेड हैं, चेयरपर्सन है, डीन है, डायरेक्टर है, कोऑर्डिनेटर हैं किसी कमेटीज के, तो वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आएगी। सिमिलरली बी कैटेगरी एग्जामिनेशन एंड एवल्यूएशन ड्यूटी जो असाइंड बाय द कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, जो आपको एग्जामिनेशन एवल्यूएशन आप लोग करते हैं। सी स्टूडेंट रिलेटेड करिकुलर एक्सटेंशन फील्ड बेस्ड एनसीसी एनएसएस वगैरह में आप हैं। डी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप्स। ई एक्टिविटी एविडेंस ऑफ एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन गाइडिंग पीएचडी स्टूडेंट्स। आप पीएचडी स्टूडेंट्स हैं आपके अंडर में तो वो भी एक्टिविटीज में काउंट हो रही है। कंडक्टिंग माइनर और मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट है आपके पास, वो एक्टिविटीज है। एटलीस्ट आपका पेपर पब्लिश्ड है यूजीसी लिस्ट ऑफ जर्नल्स में। तो दीज आर 7 जो क्राइटेरिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें स्कोर ग्रेड मिलेगा। ये एवल्यूएशन आपके आईक्यूएसी सेल के हेड कॉलेज लेवल पे या फिर प्रिंसिपल आपको मार्क करके आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो मींस आपकी जो ये एक्टिविटीज है इसमें एटलीस्ट अगर आपके 3 और उससे ज्यादा एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं तो आपको गुड ग्रेड मिलेगा। एंड 1 और 2 एक्टिविटीज आप मुझे लगता है कि सभी लोग हर एक कोई ना कोई एक्टिविटीज में, इनमें से जो इतनी सारी एक्टिविटीज दी हैं तो 1-2 एक्टिविटीज में तो सभी लोग पार्टिसिपेट करते ही हैं, 2-3 एक्टिविटीज में तो सभी के ये फुलफिल हो जाता है। तो कॉलेज लेवल तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल ग्रेडिंग ऐसी दी है कि टीचिंग में अगर आपका गुड है, अदर एक्टिविटी में गुड है तो आपको ओवरऑल गुड मिल जाएगा। इसी टाइप से गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है तब भी गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है तब भी सेटिस्फैक्ट्री है। मींस अगर आपको दोनों एक्टिविटी में गुड या सेटिस्फैक्ट्री मिलता है तो आपका प्रमोशन में आप उसको हो जाता है प्रमोशन आपका स्टेज 1 से स्टेज 2 में। अनसेटिस्फैक्ट्री है कोई प्रिंसिपल, कई बार ऐसा होता है कॉलेज में, कई प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं वो आपको किसी कमेटी में नहीं रखते हैं या आप किसी कमेटी में नहीं हैं, और तो इस वजह से भी इसको अनसेटिस्फैक्ट्री कई बार मिल जाता है। क्लासेस वगैरह आपने नहीं ली हैं या कुछ और वजह रही होगी तो अनसेटिस्फैक्ट्री अगर है तो वैसे ये बहुत कम चांस है 2018 रेगुलेशन में, क्योंकि एग्जामिनेशन ड्यूटीज भी है उसमें, रिसर्च वर्क भी है। मतलब ये नहीं है कि केवल टोटली प्रिंसिपल्स के कमेटीज पे ही ये डिपेंड कर रहा है, बल्कि ये आगे अगर आपका कम ध्यान है और आप अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं, अपना पेपर पब्लिश कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अपनी अदर एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो भी आपको सेटिस्फैक्ट्री ग्रेड उनको देना पड़ेगा। तो अनसेटिस्फैक्ट्री के लिए बहुत कम चांसेस यहाँ पे छोड़े हुए हैं। एक्सक्यूज मी सर। या सर जैसे टीचिंग वाली है फर्स्ट कैटेगरी जो है, इसमें है कि कितने पीरियड आपको असाइंड हुए, कितने आपने टॉट करे, तब परसेंटेज निकालते हैं सर उसका जो है। लेकिन सर क्या क्या होता है, जैसे हमने रिसर्चर कोर्स किया उस साल, या फिर हम क्या होता है यूनिवर्सिटीज हमें जो है फ्लाइंग स्क्वाड में लगा देती है एग्जाम ड्यूरेशन में, तो लेकिन उस समय मैं यूपी की बात कर रहा हूँ सर, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम गाजियाबाद सर। मैं इसमें क्या है कि जैसे यूनिवर्सिटी ने हमें क्या फ्लाइंग में लगा दिया, और फिर यूनिवर्सिटी क्या करती है बाद में, फिर हमें जो है कंट्रोलिंग में करती है, इवैल्यूएशन कंट्रोलिंग में कर देती है सर। उसमें क्या होता है सर, टीचिंग का जो आता है कि असाइंड और टॉट, वहां पर सर फिर परसेंटेज उतना निकल के नहीं आता, कि करके 70% से भी कम रह जाता, कभी ऐसा भी हुआ सर। तो सर तो उसमें प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि आपने तो है उसमें तो आपका अनसेटिस्फैक्ट्री रहेगा, आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलेगा, जबकि ड्यूटी लीव हमने यूनिवर्सिटी का काम किया, क्योंकि
एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कि एवरी असेसमेंट जो एवरी असेट्स होता है उसका कॉलेज का, चाहे वो उसके रूम हो, टीचर्स हो, सब वो यूनिवर्सिटीज के अंडर में आ जाते हैं। लेकिन सर फिर भी जो प्रिंसिपल है वो उसमें कहते हैं नहीं, आपने जो टीचिंग पूरी नहीं करी, आपको जो अनसेटिस्फैक्ट्री मिलेगा। इसके ऊपर सर क्या ये ड्यूटी लीव का क्या है सर? जैसे ड्यूटी लीव में कॉलेज यूनिवर्सिटी में फ्लाइंग में रहते हैं, तो उसका सर क्या है कि ये टीचिंग उससे अफेक्ट होगी, क्या होगा सर उसमें, कैसे निकालेंगे उसका? जी जी, वेरी गुड। इसमें देखिए बेसिकली तो इसमें एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि टीचिंग जो पीरियड्स हैं वो आपके एग्जामिनेशन, अदर ड्यूटीज, हॉलीडेज और उन सबको हटा के आपको मेंशन करने हैं। फर्स्ट थिंग इज मींस जो आपको ड्यूटी उनने असाइन की है, जैसे अगर आप एग्जामिनेशन की ड्यूटीज करते हैं या कंट्रोलर हैं, कॉपी एवेल्युएशन में आपको बनाया गया है, तो वो ड्यूटी भी आपको कहीं ना कहीं प्रिंसिपल से या यूनिवर्सिटी से आपको असाइन की गई है। तो वो कहीं भी उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं भी उसमें ये करना चाहिए कि उसको इसमें इंक्लूड कर देना चाहिए। दैट इज टोटली डिफरेंट ड्यूटीज असाइन टू यू। इसमें आपको जो क्लासेस, जैसे स्टार्टिंग में हमारा टाइम टेबल बनता है, हम ये कहते हैं कि 180 नहीं डेज। सर एक मिनट, जैसे हैं इसमें जो है टीचिंग वाले में एक इसमें दे भी रखा है, जब 2018 रेगुलेशन में पढ़ेंगे कि उसमें जो है आपका मेडिकल लीव है और आपकी जो है CCL है, वो उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तब निकालते हैं उसका असेसमेंट पीरियड, तब निकालते हैं उसका जो है कितना हमें असाइंड हुआ, कितना हमने टॉट करा। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटीज में ड्यूटीज करने जाते हैं तब वो कहते नहीं, वो आपको जो उसको माइनस नहीं करते, वो बोले कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, हम हाउ टू उसमें कैसे वो करेंगे, उसमें जो है कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको, कहते नहीं वो तो आपको असाइंड इतना हुआ। क्योंकि क्या होता है सर यूपी में उस दौरान हमारे यहाँ पीजी में सेमेस्टर सिस्टम है, पीजी में क्लासेस चलती रहती हैं, लेकिन यूजी की क्लास ऑफ रहती है, एग्जाम चलते रहते हैं। तो ये सर ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, समझ आएगी नहीं इस पे, हाँ वही इस पे यही चीजें देखते हुए इस वक्त जो यूजीसी रेगुलेशन में, जैसे आपने पढ़ा भी है यूजीसी रेगुलेशन 2018, उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि अगर आप छुट्टी पे हैं, ड्यूटी पे हैं, डेपुटेशन में है, एक टाइप से उसको हम डेपुटेशन भी कह सकते हैं कि आपको ड्यूटी असाइन किया, एवेल्युएशन में आप 2-3 महीने के लिए गए हुए हैं, तो उसमें आपका जो वो है वो एक्स्ट्रापोलेट होके आपके काउंट होंगे। मींस जितनी आपके एग्जैक्ट टीचिंग है, जितनी आपकी एग्जैक्ट टीचिंग है, उसके बेस पे ही आपको पूरे कंप्लीट वो 3 इयर्स का वो एक्स्ट्रापोलेट होते हुए काउंट हो जाएगा। उसमें कहीं भी अनसैटिस्फैक्टरी नहीं मिल सकता आपको। एक ये तो क्लियर कट है कि यूजीसी 2018 में उन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि अगर जैसे कई महिलाओं की भी दिक्कतें होती थी कि वो सीसीएल पे हैं, मैटरनिटी लीव पे है, या फिर वो कहीं और डेपुटेशंस में है, तो उसमें जो हमारा होता था, वरना वो क्या होता था, प्रमोशन आगे डिले हो जाता था। मींस आपने जैसे आपका ड्यू सपोज आज की डेट में है, तो जितने टाइम आपने वो छुट्टी ली है उतने आगे शिफ्ट हो जाता था अगर वो ज्यादा है। पर यूजीसी रेगुलेशन 18 ने ये क्लियर कर दिया है कि जिसमें आपको पे मिल रही है, जिसमें आपको तनख्वाह मिल रही है, जिस छुट्टियों में आपको पे मिलती है, तो उसको हमें काउंट करना है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसको लेना ही है, और उसी के बेस पे आप इसमें अपना क्लेम कर सकते हैं कि हमें जो क्लासेस टॉट हमें इतनी दी गई थी, क्लासेस टॉट जिन छुट्टियों में हमें पे मिल रही है, क्या वो असेसमेंट पीरियड से एक्सक्लूड होंगी या नहीं? पार्डन सर जो आप कह रहे हो कि जिन छुट्टियों में हमें पे मिल रही है, हाँ, तो क्या वो उस असेसमेंट पीरियड से, असेसमेंट ग्रेडिंग से एक्सक्लूडेड होंगी या नहीं? नहीं, असेसमेंट पीरियड में ही असेसमेंट पीरियड है, आपने एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रमोशन के लिए उसको फिल किया है, तो अगर इन बिटवीन आपके उस ईयर में आपने मेडिकल लिया है, सपोज आपने नॉट मेडिकल, आपने जैसे महिलाओं ने सीसीएल लिया, या आप डेपुटेशन में कहीं 2-3 महीने के लिए गए हैं, तो वो सब उसमें इंक्लूड हो जाएगा, आपकी वो ड्यूटी में काउंट होगा जिसमें आपको पे मिल रही है, क्योंकि आपकी तनख्वाह तो कहीं नहीं रुकी है, वहां पे आपको पे मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, तो आपको वो इंक्लूड होते हुए आपको प्रमोशन मिलेगा उसमें। नहीं सर, वो इंक्लूड नहीं होने की, वो एक्सक्लूड ही होंगी, क्योंकि इसमें लिखा भी है कि जो आप पढ़ोगे इसमें, द टीचर ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ पेड लीव सच एज मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव, मेडिकल लीव एक्सेट्रा एंड डेपुटेशन शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रेडिंग असेसमेंट पीरियड।
देखो इंक्लूड मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है, इंक्लूड होगा मतलब आपका प्रमोशन कहीं अफेक्टेड नहीं होगा। आपका एक्सक्लूड तो वो इसलिए लिखा हुआ है कि उसके बेस पे कोई भी आपको अनसेटिस्फैक्टरी ना लिख ले। अनसेटिस्फैक्टरी तो वो आपको विद इन पीरियड में ही मिलेगा, वो कहीं दिक्कत नहीं है इसमें। पर ड्यूटी लीव का नहीं है इसमें सर लिखा हुआ कहीं भी जो है। ड्यूटी डेपुटेशन लिखा हुआ है। ड्यूटी लीव तो ऐसा होता है ना, ड्यूटी लीव तो प्रिंसिपल वैसे भी देते हैं, मतलब ड्यूटी लीव जो देते हैं तो वो वर्किंग में ही आता है, उसमें कहीं सैलरी तो कटती नहीं है आपकी। नहीं तो सैलरी तो नहीं करते, लेकिन प्रिंसिपल कहीं ना कहीं जो है इस तरह की वो कर जाते हैं कि वो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। जी जी जी, हाँ ये होता है कई जगह, कुछ प्रिंसिपल। हाँ मेरे पास एक क्वेरी है सर। जी जी बताइए। सर मैं डॉक्टर BL सबल्याल उत्तराखंड से ही हूँ। ओके सर हमारे आजकल जैसे ये चीजें चल रही हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए एक महीने में वर्किंग डेज 25 थे। ओके और मैं 2 दिन CL पे चला गया मान लीजिए, तो मेरे लिए 23 होंगे या 25 होंगे? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि 25 मानते हुए 23 के हिसाब से हमारा परसेंटेज निकल रहा है। क्योंकि मैं 23 डेज कॉलेज में था, कॉलेज 25 डेज तक खुला, लेकिन मैं CL पे था 2 दिन, तो मेरा 100% नहीं आ रहा हो, उसके हिसाब से परसेंटेज कम हो जा रहा है। मीन्स वर्किंग डेज वो ठीक है। देखिए मेन ये जो जियो है, जो 2018 अभी अजीत और हमारी बात हुई थी जो डॉक्टर साहब से, तो वो इसी बात पे थी कि जहां पे आपका अगर प्रमोशन इफेक्ट हो रहा है, मीन्स अगर आपका प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है तो वहां पे तो हम वो जियो लगाते हुए एक्स्ट्रापोलेट करते हुए उसको आपको काउंट कर दे रहे हैं सर्विस में। लेकिन जहां पे अगर आपके 70 प्लस ही बन रहे हैं, जैसे 1-2 CL या उससे कहीं 14 CL सभी को मिलती हैं, तो 14 CL में तो अगर आप वैसे देखा जाए तो वर्किंग में उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 80% से अबव आपकी हो ही जा रही होगी टीचिंग, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और कोई जरूरी नहीं है कि 100% ही आप दिखाएं, तो उसमें कहीं कोई इसमें ऐसा इश्यू नहीं है ये, क्योंकि अगर आपका मोर देन 80% आपका है और अगर आपको सेटिस्फैक्टरी ग्रेड मिलता है तो दैट इज एलिजिबल फॉर प्रमोशन फॉर स्टेज 1 टू स्टेज 2, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी सर नियम तो होगा सर इसका कोई कि उसको देखिए जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? नहीं वैसे सर CL तो उसमें से घटती हैं, जो उससे असाइनमेंट घटेंगी। होता है, असाइंड होता है, बिल्कुल। टोटल घट जाती है CL तो। ऐसा जैसे वो CL अगर डिडक्ट कर रहे हैं तो वो कहीं भी गलत नहीं है, क्योंकि 2 दिन आप छुट्टी पे रहे तो वो वर्किंग में आपने नहीं पढ़ा है। लेकिन नहीं हाँ, आता है, लेकिन CL है नहीं या आता, EL है जो अर्न लीव होती है वो भी घटती है इसमें से जो है। वो भी घटेंगी। लेकिन ये है कि अगर जहां पे आपका फिर प्रमोशन की अगर दिक्कत आती है तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं। लेकिन वो CL है तो CL तो 14 ही है आपकी, वो लिमिटेड है, तो उसमें कहीं भी कोई ऐसा वो नहीं है, वो कम होके उसमें आपको एसेस किया जा सकता है। लेकिन तब CL भी और EL से सर प्रमोशन पर कोई इफेक्ट पड़ता भी नहीं, उस पर कोई कोई उसमें ज्यादा पड़ता नहीं, इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल कोई उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर मुझे भी एक डाउट है, मैं हाँ घनश्याम ठाकुर बोल रहा हूँ सर। ओके सर इससे पहले वाली स्लाइड आप दिखा सकते हैं, ओवरऑल ग्रेडिंग से पहले वाली स्लाइड जो थी, या नो नो या दिस वन। ओके जैसे कोई टीचर, जैसे मान लो हेडशिप मिली है उसको और वो 7 to 8 में जाना चाहता है, 7 to 8 का है असेसमेंट पीरियड उसका, ओके जी और उसको 2 साल हेडशिप होने के बाद उसका टेन्योर पूरा हो गया और फिर उसको अदर टीचर को हेडशिप मिल गई, जी तो ये हेड का वो काउंट करेगा पूरे 5 साल, मतलब कैसे दिखाएगा फिर वो कि 2 साल का है और पीरियड 5 साल का असेसमेंट ईयर है, तो वो अपने आप को काउंट करेगा? सर इसमें तो क्लियरली मेंशन है कि हर एक इसको जो आपको एसेस करना है, आपको जो ये API भरनी है, ये हर एक साल की भरनी है सर। इसमें अब ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ 5 साल आप एक साथ मत दिखाइए। ये एक मैंडेटरी और एक ये इन हैबिट में आ चुका है कि हर एक साल हमें इसको भर के अपने कॉलेजेस में जमा करना है या यूनिवर्सिटीज में, और जब आपका 5 साल का पीरियड कंबाइंड हो जाएगा तब आप उसको क्लब करके आगे भेजेंगे फर्दर प्रोसीडिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर इसलिए क्या ये हेड की जो पोस्ट है कॉलेजों में होती है? नहीं, कॉलेजों में तो होती नहीं सर ये हेड की पोस्ट, तो ये तो यूनिवर्सिटीज की में होती है सर। ये तो यूनिवर्सिटीज में होती है, कॉलेज में हेड इंचार्ज या विभाग प्रभारी के नाम से वो हाँ इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट कहलाता है सर वो। डिपार्टमेंट वही हेड तो वो हेड तो हम इंचार्ज। लिख ही नहीं सकते अपना आप कुछ है सर वो। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वो इंचार्ज ही होते हैं। बट ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें हम काउंट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, चला रहे हैं।
तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इन एक्टिविटीज में कहीं भी कोई कॉलेजेस और उसके कहीं कोई छूटेगा। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ अब इसमें तो, ठीक है, ओके, फिर हम और डिस्कस करते हैं बीच में। जो थर्ड क्राइटेरिया है इसका रिसर्च स्कोर का, अब ये एक थोड़ा सा आप लोग सब ध्यान से इसको समझिए कि यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर एजीपी 6 से 7,000 के लिए हम जाएंगे तो 1 ओरिएंटेशन आपको कंपलसरी करना है। मैक्सिमम मुझे लग रहा है जो पार्टिसिपेंट है वो 7,000 मेरे ख्याल से मिल चुका है, 8,000 या 9,000 के लिए इसको कर रहे हैं। फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूं, रिवाइज करते हैं। 1 ओरिएंटेशन 21 डेज का प्लस 1 रिफ्रेशर कोर्स या रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स 14 डेज का। जो रिफ्रेशर कोर्स 21 डेज या मतलब ओरिएंटेशन 27 डेज के थे या जो 21 डेज के रिफ्रेशर कोर्स थे उनकी बजाय अब 14 डेज में आ गया है। तो आपको 6 से 7 के लिए एक ओरिएंटेशन एक रिफ्रेशर मस्ट है। या फिर अगर आप रिफ्रेशर कोर्स नहीं कर पाते तो एनी 2 वर्कशॉप या एफडीपी प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको करने हैं मिनिमम 5 डेज के, ये मस्ट है, आपको करने हैं। और इसके अलावा ये जो आप वर्कशॉप एनी 2 आप जो मिनिमम करेंगे, ये बात ध्यान रखना कि जो भी आप वर्कशॉप करें या तो एचआरडीसी से आप करेंगे या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय से, जैसे अब इस समय ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक जो ये टाइम आया था इसमें ऑनलाइन कोर्सेज हुए, तो जो भी कोर्सेज टीचिंग लर्निंग सेंटर ने ऑर्गेनाइज किए हैं वो इक्वली वैलिड हैं। And या फिर you have to do 1 MOOC courses with e-certification, e-content development in 4 quadrant। एंड इसके अलावा जो अभी हमने टेबल 1 की बात की थी जिसमें सेटिस्फैक्ट्री और गुड ग्रेड अगर आपको 3 साल मिलता है और या फिर आपको 3, 4, 5 साल में जो भी मिलता है तो उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के लिए एक इसमें 6 से 7 में एक कंडीशन और लगा दी है कि उनका एक पब्लिकेशन होना चाहिए। 2018 में यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा अलग बना दिया है, कॉलेजेस का अलग। कॉलेजेस को टीचिंग और टीचिंग लर्निंग के हिसाब से बना दिया है और यूनिवर्सिटी में रिसर्च वाला सेक्टर भी उसको लेते हुए एक पब्लिकेशन की बात कही गई है यहाँ पे। Now up 7 to 8,000 we have a refresher course research methodology या any 2 of minimum 10 days। इसमें आपको 2 करने हैं। 7 से 8,000 जो ग्रेड पे के लिए अब अप्लाई करेंगे उसको इस दौरान इस पीरियड के जो आपका 7,000 जिस पीरियड में आपको मिला उससे 5 साल के अंदर आपको 2 एफडीपी करने हैं 10 डेज के, 10 डेज के एफडीपी करने हैं। या फिर अगर एक मैंने रेड से मार्क भी किया है एनी 2 इन लियो ऑफ 1 ऑफ मिनिमम 5 डेज। जैसे एक आप एफडीपी आपने एक रिफ्रेशर कर लिया, एक एफडीपी आपने 5 डे कर लिया, तो 10 डेज बनाने के लिए 2 एफडीपी आपको 5 डेज के करने होंगे। अगर वैसे देखा जाए तो अगर 2 आपको 10 दिन के नहीं मिले तो 4 आपको 5 डेज के 4 आपको वो करने पड़ेंगे। और बेसिकली नहीं तो एक रिफ्रेशर और 2 आप वर्कशॉप कर सकते हैं। और इसके अलावा मूक कोर्स, आजकल जो मूक कोर्स 4 क्वाड्रेंट्स में मूक कोर्स आपको है, कंटेंट्स किसी ने डेवलप किए हैं तो 4 क्वाड्रेंट्स में, तो वो मूक कोर्स के लिए भी आपको 10 मॉड्यूल्स जिसने बनाए हैं तो वो भी एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा टेबल 1 में जो था सेटिस्फैक्ट्री एंड गुड इन एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट जिसके पास होगा तो उसको ये मिल जाएगा। एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए 3 पब्लिकेशन। अच्छा, यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए रीडर जो ये 8,000 वाला स्केल है इसी में उन्होंने पीएचडी भी मैंडेटरी कर दी है, यहीं पे मैंडेटरी कर दी। जैसे कॉलेजेस में तो एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए मैंडेटरी की, यहाँ पे उन्होंने रीडर के लिए भी मैंडेटरी कर दी है। और अब विंडो पीरियड 2020-21 के बाद तो एंट्री लेवल में ही पीएचडी मस्ट कर दी है। और इसके अलावा 3 पब्लिकेशन पीयर रिव्यूड जर्नल में उनको चाहिए। अब जो मैक्सिमम कई लोग हमारे जो एसोसिएट से रीडर से एसोसिएट में लेवल 13A में जाना है जिनको, जिसमें एक मिनिमम 10 डेज की वर्कशॉप की रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक वर्कशॉप कर लेते हैं ठीक है, अदरवाइज 5 डेज की आपको 2 वर्कशॉप्स करनी होंगी। तो ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, एनी 1 ऑफ द मिनिमम 10 डेज और एनी 2 ऑफ द मिनिमम, साथ में आपको पीएचडी होना चाहिए। एंड बाकी तो टेबल 1 की सेम कंडीशन है, सेटिस्फैक्ट्री और गुड ग्रेड होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज टीचर्स के लिए अब यहाँ पे 2 चीजें आ गई हैं। फर्स्ट है कि 7 पब्लिकेशन होने चाहिए एसोसिएट में, एंड 7 पब्लिकेशन में 3 ड्यूरिंग असेसमेंट पीरियड, 3 असेसमेंट पीरियड के, और प्लस
4 जो है वो बाकी सर्विस से शुरू से, और रिसर्च स्कोर एक और यहाँ पे डाल दिया है। ये अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के लिए है कि उनका रिसर्च स्कोर 70 होना चाहिए और एविडेंस ऑफ हैविंग गाइडेड मिनिमम 1 PhD स्टूडेंट होना चाहिए। ये एक कंडीशन इनने नई डाल दी है। एंड सिमिलरली जो प्रोफेसर की जब हम बात करते हैं 9,000 to 10,000, तो ये जो कॉलेजेस में भी प्रोफेसर आ चुके हैं, मुझे लग रहा है अभी हम डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने तो ऑप्ट कर लिया है, यहाँ प्रोफेसर बन भी गए हैं, बाकी स्टेट्स के अभी हम डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ के लिए रिक्वायरमेंट जो है मिनिमम 10 पब्लिकेशन इन, अब ये पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल की बात कर रहे हैं। 2010 या उससे पहले अमेंडमेंट में वो जो पब्लिकेशंस की बात करते थे उसमें हम बुक्स, चैप्टर्स और रिसर्च पेपर्स तीनों शामिल कर लेते थे, बट here we have the 10 publication in UGC listed और peer reviewed। पहले ये UGC listed जर्नल की ही बात की थी, लेकिन बाद में peer reviewed भी आ गया था, क्योंकि UGC केयर लिस्ट भी कंटिन्यू उसमें बदलाव होते जा रहा है, वो बनती जा रही है। कई बार वो कुछ जर्नल्स आज UGC लिस्ट में हैं, कल को वो हट जा रहे हैं, फिर नए जुड़ जा रहे हैं, तो इस टाइप से उसमें प्रोसेस कंटिन्यू है। एंड तो आपको 10 पेपर ये चाहिए, जिसमें से 3 पेपर आपको असेसमेंट पीरियड में चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी सर्विस से आपको 7 + 3 असेसमेंट पीरियड में चाहिए। सेटिस्फैक्ट्री और गुड ग्रेड, अभी हमने जो बात की थी कैटेगरी 1-2 की, जो डिफरेंट एक्टिविटीज में आप अगर इन्वॉल्वमेंट है आपका, तो सेटिस्फैक्ट्री और गुड ग्रेड आपको चाहिए। रिसर्च स्कोर, साथ में इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू मीट असेसमेंट पीरियड। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी से आपका वो भी है, इंटरव्यू है, लेकिन इंटरव्यू के इसमें मार्क्स वगैरह नहीं दिए हैं, तो मेनली आपको 110 असेसमेंट चाहिए। एक और चीज है जो मैंने शुरू में मेंशन की थी, जब भी आप फॉर्म भरिए इसको सोच समझ के भरिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण चीज इसमें ऐसा हो गया है कि अगर आपका रिजेक्ट होता है तो 1 साल के लिए वो आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी वो लिखा हुआ है मैंने, डेट ऑफ सिलेक्शन टू द डेट ऑफ प्रमोशन एंड नॉट द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। सपोज आप एलिजिबल तो हो गए, लेकिन आपका डेट ऑफ सिलेक्शन जिस दिन होगा वही आपकी डेट ऑफ प्रमोशन होगी। मींस आप जब जैसे आपका ड्यू हो गया है, अगर आप उस टाइम तक आप एलिजिबल हैं, आपके सारे पेपर्स हैं, तब आपको उसी डेट से मिल जाएगी। अगर आपका पेपर कोई बाद का है तो आपको बाद की डेट से प्रमोशन मिलेगा। एंड ये केवल यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए है कि अगर 10,000 से 12,000 सीनियर प्रोफेसर में वो जाते हैं तो दे नीड 10 बेस्ट पब्लिकेशन ड्यूरिंग द लास्ट 10 इयर्स। तो उनको 10 पब्लिकेशंस चाहिए एंड रिकमेंडेड बाय द कमेटी ऑफ 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट हु जो सीनियर प्रोफेसर ऑलरेडी हैं या जिनको एक्सपीरियंस है, और उनको मिनिमम 2 PhD स्टूडेंट्स को गाइड किया होना चाहिए। सो यहाँ पे अब हमारा जो अपेंडिक्स 2 है रिसर्च स्कोर, तो यहाँ हमने एक चीज जो क्लियर कट ये देखी कि कॉलेज टीचर्स के लिए अपेंडिक्स 2 में टेबल 1 जो दिया हुआ है, जिसमें गुड और सेटिस्फैक्ट्री ग्रेड चाहिए, इसके अलावा उनको रिसर्च स्कोर एसोसिएट प्रोफेसर तक कहीं नहीं चाहिए है। मतलब कॉलेज टीचर्स को रिसर्च स्कोर जो ये सेकंड वाला है, इसकी रिक्वायरमेंट वहां पे खत्म कर दी है 2018 ने। केवल एक्टिविटी 1 और 2 के बेस में उनको मिल जाएगा, और प्लस उनके ओरिएंटेशन और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर या वर्कशॉप से उनको मिल रहा है। लेकिन जो जब कॉलेजेस में प्रोफेसर आ गए हैं, प्रोफेसर आपको बनना है, तो प्रोफेसर के लिए हमें 110 पॉइंट हमें चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा लैकुना ये होता है कि यूजीसी ने क्लियर ये मेंशन नहीं किया ये 110 पूरे असेसमेंट पीरियड का है या एंटायर सर्विस का है। तो हम ये मानते हुए चलते हैं कि एंटायर सर्विस में आपको 110 पॉइंट्स चाहिए, लेकिन जो पब्लिकेशन है जो 10 चाहिए, वो 7 आपको एंटायर सर्विस से, जब से आपने जॉब ज्वाइन की है असिस्टेंट प्रोफेसर जब से आप बने हैं, प्लस 3 असेसमेंट उसमें असेसमेंट पीरियड के लिए, तो 7 + 3 तो आपके रिसर्च पेपर्स हो गए एंड 110 स्कोर आपका ओवरऑल हो जाएगा, जिसमें आपका अगर पीयर रिव्यूड में अगर रिसर्च पेपर है। अब इसमें एक और चीज ये कर दी है साइंस के लिए, इनने साइंस में क्योंकि जर्नल्स वगैरह काफी मिल जाते हैं, तो इसलिए उनने उसके मार्क्स 8 कर दिए हैं पर पेपर, 8 मार्क्स कर दिए हैं, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स में उनने 10 किया है, ज्यादा नंबर दिए हैं
10 पर पेपर। इसी टाइप से पब्लिकेशन अदर देन रिसर्च पेपर, अगर आप बुक पब्लिश करते हैं, इंटरनेशनल पब्लिशर है तो 12 और 12 है, नेशनल पब्लिशर है तो 10 मार्क्स है, चैप्टर है तो 5 मार्क्स है, एडिटर ऑफ बुक है, आप किसी के एडिटर हैं बुक के तो 8 नंबर है, और चैप्टर अगर आपका है ट्रांसलेशन एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हैं तो आपके अलग स्कोर हैं। इसी टाइप से आपको जो ये बुक्स चैप्टर्स का दिया हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको जैसे पब्लिश पेपर है आपका 8 मार्क्स आपको दिए हैं साइंस वाले पब्लिशिंग के, आर्ट्स और कॉमर्स आपके उसमें अच्छा, ये जो आपको इम्पैक्ट फैक्टर से डिटरमाइन हम करते हैं, 5 विदाउट इम्पैक्ट फैक्टर आपको 5 पॉइंट्स है, इम्पैक्ट फैक्टर सिलेंडर क्या करें, बुक कर देंगे। 10 पर पेपर मिल गए हैं, उसके बाद अगर इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा है तो आपको 15 पॉइंट्स उसके मिल जाएंगे, और या 20 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर 2 ऑथर हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 70% मिल जाएगा। 10 नंबर का आपने एक पेपर पब्लिश किया, 2 ही ऑथर हैं तो दोनों को 7 मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हैं तो 70% आपको फर्स्ट ऑथर को मिलेगा और या करस्पॉन्डिंग ऑथर को मिलेगा, और 30% अदर्स ऑथर को मिलेंगे। तो इसके लिए कई बार 3 ऑथर होते हैं तो ऐसा भी हम कर लेते हैं, एक को फर्स्ट ऑथर बना दिया, एक को करस्पॉन्डिंग ऑथर बना दिया, और एक फिर अगला हो जाएगा। तो 2 जो ऑथर्स हैं उनको दोनों को 70 मिल जाते हैं और लास्ट वाले को 30 मिल जाते हैं। जो पहले 60-40 का था वो यहाँ पे 70-30 का रेशियो आ चुका है। इसके अलावा इस चीज में हम थोड़ा सा कम काम करते हैं, लेकिन अब हमारे लिए ये हो गया है कि आप आईसीटी, मेडिटेटेड टीचिंग लर्निंग पेडागोगी और कंटेंट डेवलपमेंट में कुछ सोचिए। यूजीसी ने ये बहुत पहले से निकाल दिया था मूक कोर्सेज वगैरह को डिजाइन करने के लिए, और कई बार उनने एप्लीकेशंस भी मांगी थी कि कॉलेज के फैकल्टीज या यूनिवर्सिटीज के फैकल्टी कोई मूक कोर्स डिजाइन करना चाहते हैं, उनकी गाइडलाइंस है यूजीसी की वेबसाइट में। तो अगर जिसने मूक कोर्स वगैरह बनाए हैं तो उनके लिए अच्छे मार्क्स इनने कैटेगरी में 3rd पॉइंट में इन्हें दे दिए गए हैं। इसी टाइप से किसी ने ई कंटेंट्स डेवलप किए हैं तो ई कंटेंट्स के भी मार्क्स आपके हो गए हैं। ई बुक बनाई है, ई कंटेंट्स बनाए हैं, पर मॉड्यूल बनाया है, या एटलीस्ट 1 क्वाड्रेंट में बात की है तो वो सब जिसने बनाए हैं तो उनके भी मार्क्स हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड कंसल्टेंसी में अगर आपका कोई है, मींस रिसर्च एंड कंसल्टेंसी में अगर है तो उसके भी मार्क्स रखे हैं। पीएचडी अवार्डेड के 10 है, थीसिस सबमिटेड के 5 हैं, एमफिल और उसके 5 हैं, 2 हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट जिसके हैं 10 नंबर हैं। अगर जॉइंट प्रोजेक्ट है तो दोनों को 50-50% मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस टाइप से कई हैं। एंड देन 5th पॉइंट है पेटेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड फेलोशिप। तो यहाँ पे पेटेंट्स की बात की है, जिसके पेटेंट्स हैं तो उनका स्कोर इस टेबल में दिया हुआ है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, अवार्ड्स, और ये सबके आपको मार्क्स हैं। इसी टाइप से इनवाइटेड, अब यहाँ पे जो 6th कैटेगरी है, जो बेसिकली जो हम सभी करते हैं, रिसोर्स पर्सन, इनवाइटेड लेक्चर, पेपर प्रेजेंटेशन इन सेमिनार। यहाँ पे आपका जो इंटरनेशनल है उसमें अब्रॉड अगर आपने कोई अटेंड किया है तो 7 मार्क्स हैं आपके। इंटरनेशनल विद इन कंट्री है तो 5 है, नेशनल है 3 है, स्टेट है 2 है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे जो मेन इनने चीज कर दी वो क्या कर दिया है, इनने रिसर्च स्कोर, जो ये 5th भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट वाला कॉलम है और इनवाइटेड लेक्चर वाला है, इसमें कैपिंग लगा दी है 30% ऑफ टोटल रिसर्च स्कोर ऑफ द पर्सन। मींस इसका केवल 30% ही आपका काउंट होगा। मींस ऐसा नहीं है कि केवल जैसे 2010 रेगुलेशन में होता था, किसी के केवल रिसर्च वाले में ही सेमिनार और अटेंड करने से, वर्कशॉप अटेंड करने से ही इतने पॉइंट्स हो जाते थे कि उसको और कहीं रिसर्च में है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट यहाँ पे इनने कैपिंग लगा दी है। वैसे 16 में थोड़ी सी कैपिंग आई थी, लेकिन 18 में इनने पूरी तरह से ये कह दिया है कि 30% ही इसका जुड़ेगा, बाकी और एक्टिविटी जो इसमें क्राइटेरिया 1 से लेके 5 तक है वो सारे भी काउंट होंगे। एंड द रिसर्च, और एक कंडीशन और लगा दी है कि रिसर्च स्कोर शैल बी फ्रॉम द मिनिमम ऑफ 3 कैटेगरी आउट ऑफ 6 कैटेगरी। ऐसा नहीं है कि आप एक ही, जो ये रिसर्च स्कोर है
मतलब रिसर्च स्कोर मिनिमम ऑफ 3 कैटेगरी का होना ही चाहिए, ये भी एक कंडीशन हो गई। ऐसा नहीं कि केवल आपने इनवाइटेड टॉक्स दिए, रिसोर्स पर्सन आप बन गए, या केवल आपने वर्कशॉप अटेंड कर ली, उसी से आपको 110 स्कोर हो जाएगा। नो, मींस आपको मतलब दो चीजें इसमें 110 वो मांगा है और पेपर मांगे हैं 10, तो एक पब्लिकेशन, तो आपको कम से कम 3 एक्टिविटीज में तो इसमें होना ही चाहिए। तो कैटेगरी वाइज मींस एक तो रिसर्च पेपर आपको पब्लिश करने ही है, दूसरा बुक्स चैप्टर, सेकंड वाला है बुक्स चैप्टर भी आप निकालिए साथ साथ, बुक्स में चैप्टर्स, तो 2 कैटेगरी हो गई। तीसरी आपकी ये रिसोर्स पर्सन या इनवाइटेड टॉक सेमिनार हो गई, तो कम से कम आपका 3 हो जाएगा, तो आप एवेल्युएट होगा आपका। अगर आपकी 3 कैटेगरी में नहीं है पार्टिसिपेशन, तो आपका एवेल्युएशन नहीं होगा, फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए, कम से कम एटलीस्ट आपको 3 रिसर्च, क्योंकि इसमें कई चीजें हैं, जैसे आप मूक कोर्स नहीं डिजाइन कर रहे हैं, पेटेंट्स वगैरह नहीं बना रहे हैं, अच्छा आप रिसर्च भी नहीं करा रहे हैं, कुछ कॉलेज यूजी कॉलेज है वहां पे नहीं मिलते हैं। मैं देखता हूं कई कॉलेजेस में, गढ़वाल साइड कॉलेज में यूनिवर्सिटी नहीं देती है कि आप केवल यूजी पढ़ा रहे हैं, आपको हम स्टूडेंट्स नहीं देंगे। तो इस टाइप से कई हर जगह यूनिवर्सिटीज में नए नए अपने नॉर्म्स हैं, जिससे दिक्कतें आती हैं कॉलेज फैकल्टीज को। सो इन सब दिक्कतों के अलावा भी आपके पास 3 में ऑप्शन है, एक तो रिसर्च पेपर आप कर सकते हैं, दूसरा आप पब्लिकेशन बुक्स में कर सकते हैं, और तीसरा आप मींस लेक्चर्स वगैरह। तो मिनिमम 3 कैटेगरीज में आप करेंगे तो आपका काउंट हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पाठक सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी इमरान अली बोल रहा सर। जी जी सर। सर ये 7 से 8,000 के लिए भी है क्राइटेरिया? 7 से 8 में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 7 से 8 में कोई रिसर्च स्कोर नहीं चाहिए सर आपको, उसमें यानी थर्ड कैटेगरी, जो हमारी थर्ड कैटेगरी है उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अब कैटेगरी वाइज तो सब खत्म हो गया है। 2010 और 16 अमेंडमेंट में था, 2018 रेगुलेशन में कैटेगरीज हट गई हैं। अब सिंपली आपको क्या है, टेबल 1 और टेबल 2, 2 अपेंडिक्स 2 है यूजीसी रेगुलेशन में। टेबल 1 में जो आपने डिफरेंट वर्क किया है कॉलेजेस में, उसमें आपको सेटिस्फैक्टरी या गुड ग्रेड लेना है सर केवल। रिसर्च स्कोर अपेंडिक्स 2 में टेबल 2 में दिया है, उसकी भी आवश्यकता नहीं है अप टू एसोसिएट प्रोफेसर तक। ओके सर। अच्छा ठीक ठीक, थैंक यू केवल सर। आप गुड और सेटिस्फैक्टरी ग्रेड जो आपके टीचिंग एवेल्युएशन वाला पार्ट है, उसके लिए आपको वो लेना है। बाकी आपको ये जो मैं ये रिसर्च स्कोर वाला जो आपको बात बता रहा हूँ, ये वाला जो टेबल 2 है अपेंडिक्स 2 का, ये केवल कॉलेजेस में जो प्रोफेसर के लिए है, उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए तक आपको केवल जो विजिबिलिटी है और गुड ग्रेड और वो लेना है आपको। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार जी मैं मिस्टर। क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, जब 7 से 8 में व्यक्ति जाएगा तो उस समय 2 शॉर्ट टर्म, 1 रिफ्रेशर है या 2 रिफ्रेशर 1 शॉर्ट टर्म में? सर इसका ऐसा है ना, एक रिफ्रेशर उसमें 14 डेज का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने एक देखिए, मेनली आपको 2 चीजें करनी है 7 से 8 में। अगर आपने 2 मिनिमम किए हैं, 10 डेज के आपने जो किए हैं रिफ्रेशर, तो वेल एंड गुड, 2 करते हैं आपको 7 से 8 में। लेकिन अगर आपने 2 में से एक तो आपने 5 डे के वर्कशॉप अगर कर लिए, तो उसको 10 डेज बनाने के लिए 2 वर्कशॉप करने पड़ेंगे आपको। अच्छा, मींस आपको रिफ्रेशर, या तो आप 2 रिफ्रेशर, मेरे पास 2 रिफ्रेशर हैं अभी तक के। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया। आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी 2 रिफ्रेशर या 2 आपके लिए है टीचिंग। एक शॉर्ट टर्म सर मैंने ये वाला कर लिया है। ओके सर, ओके। ये तो आपके एक्स्ट्रा उसमें एक्टिविटीज में आ जाएंगे, और एलिजिबिलिटी में आपको केवल 2 रिफ्रेशर या 2 आपको रिसर्च मेथडोलॉजी वर्कशॉप करने हैं 10 डेज के। जी हाँ मैम नमस्कार। राखी पंचोला देहरादून से सर एक सवाल मेरा भी था। एक वन बाय वन। हाँ मैम बताइए। और सर नाइस प्रेजेंटेशन, कुछ नई चीजें जो मैं वेबसाइट से नहीं पढ़ पाई वो आपसे पता चली। सर एक चीज जानना चाहूंगी कि जैसे जो हमारे साथी लोग लीव विदाउट पे गए हैं, कई लोग हमारे साथी ऐसे हैं जो लीव विदाउट पे गए हैं, उनके लिए क्या है सर? उनकी तो काउंट होगा या नहीं होगा? मैम एक चीज इसमें मैं क्लियर मेंशन कर दूं कि प्रमोशन उन्हीं को मिलेगा जो इन सर्विस हैं। जी जी जी, अच्छा जो लीव विदाउट पे गए हैं उनके लिए? लीव विदाउट पे उनका तो फिर हट ही जाएगा मैम,
मतलब वो इन सर्विस होना बहुत जरूरी है। यूजीसी रेगुलेशन में साफ साफ मेंशन किया है कि इन सर्विस होना बहुत जरूरी है आपको। ओके सर, ओके सर। ये जी सर, थैंक यू सर। सर जी एक सर। सवाल मेरा भी है। जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके एसोसिएट प्रोफेसर तक कितने रिसर्च पेपर होने चाहिए और उनका स्तर क्या हो रिसर्च पेपरों का? सर आप फर्स्ट थिंग की यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं या कॉलेजेस में? आप नहीं, मैं कहाँ पे कॉलेजेस की, मैं डिग्री कॉलेज में हूँ, डिग्री कॉलेज में? ओके, राजकीय कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस में ना सर? ओके, देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो इनने थोड़ा सा टीचिंग को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए इनने रिसर्च पेपर तो मींस ऑप्शन मतलब एलिजिबिलिटी में कहीं नहीं डाला है अप टू एसोसिएट प्रोफेसर तक। एसोसिएट प्रोफेसर तक आपको मतलब रिसर्च पेपर का कहीं भी इन्हें मेंशन ही नहीं किया है कि होना चाहिए। पब्लिकेशन नहीं भी होंगे आपके तो आप एसोसिएट प्रोफेसर तक आसानी से चले जाएंगे सर। अगर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं है तब भी आप एसोसिएट प्रोफेसर तक तो पहुंच जाएंगे सर। लेकिन जहां पे जब आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे वहां पे ये सीधे एक पॉइंट कर देते हैं कि 10 आपके पब्लिकेशन होने चाहिए, वो भी यूजीसी केयर लिस्ट वाले या पीयर रिव्यूड वाले। और ऑलमोस्ट चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, पीयर रिव्यूड जर्नल मैक्सिमम होते हैं। मुझे ये लगता है तो जो ये भी जो 10 रिसर्च पेपर होंगे ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके प्रोफेसर तक के ड्यूरेशन में होंगे या बिल्कुल एसोसिएट से असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में होंगे? सर ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर से जब आपका प्रोफेसर ड्यू है इस दौरान पूरी सर्विस के दौरान 15 साल की सर्विस के दौरान के होंगे, जिसमें आपके जो 10 पेपर हैं ये 7+3 रेशियो से होते हैं। 7 पेपर्स आपके शुरू में होंगे सर। शुरू में मींस सर्विस से आप काउंट कर सकते हैं और 3 पेपर आपको असेसमेंट पीरियड में होने अनिवार्य हैं। जो असेसमेंट पीरियड है जब आप एसोसिएट बन जाएंगे, एसोसिएट से प्रोफेसर के बीच में 3 पेपर मस्ट हैं। तो वो 3 पेपर तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन किसी किसी के एसोसिएट से प्रोफेसर के बीच में ही अगर 10 हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है उसे। मींस टोटल टोटल 10 पेपर चाहिए, 3 आपको असेसमेंट पीरियड में होने चाहिए। जी सर, थैंक्स लॉट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर मैं भी देहरादून से ही बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से। सर मेरे कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं इसमें। सर पहला क्या जो सीएस का असेसमेंट पीरियड होता है वो जुलाई टू जून होता है या? हेलो, शायद नेटवर्क चला गया। जी हेलो हाँ सर। जी हाँ जी सर। सर। सर एक्चुअली हुआ क्या है कि जो हमारा तो ये 2020 जो कमीशन से आए हैं जो लोग, उसमें कॉमर्स सब्जेक्ट्स हो तो हमारे सब्जेक्ट में मेरे साथ भी और काफी टीचर्स के साथ ऐसे भी हुआ है जो जिन कॉलेजेस में बच्चे थे भी नहीं बीकॉम में, उनमें भी टीचर्स को फीस दिया गया था। जी अब सर हमारा पीरियड स्टार्ट हुआ, हमने ज्वाइनिंग करी जनवरी में। ओके। और अब जुलाई के बाद से हम लोगों को कुछ को जैसे एडमिशन कुछ ने करवा लिए और कुछ को कहीं और भेज दिया गया। तो उस केस में हमारा फ्रॉम जनवरी टू ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर खाली रहा है सर, उसमें हमने टीचिंग नहीं की है। तो उसमें से हमने एडमिनिस्ट्रेशन काम किया, लाइक हमने ऑनलाइन एजुकेशन के नोडल बना दिए गए, एग्जाम का काम ले लिया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क ले लिए। तो उस केस में हमारा जो टीचिंग एस्पेक्ट है वो मिस